नमस्कार, करियर टीवी में आपका स्वागत है। तो हमारी जो एससीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें आज हम देखेंगे गोधुली क्लास 9 का अगला चैप्टर जिसका नाम है पलक पामड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो हरिऔध। तो आपको पता है कि पलक पामड़े जो है ये हमारे काव्य जो हमारी काव्य वाला भाग है उसमें आएगा। पलक पामड़े नाम की एक कविता। तो इस कविता के जो रचनाकार हैं ये कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो आज मैंने आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन लिखा है क्योंकि आपको ऑप्शन से ज्यादा मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना और आंसर टिक करना है। ऑप्शन फालतू के बनाने होते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था। हरिऔध जी का जन्म आ जाएगा आपका 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिऔध जी का जन्म किस राज्य एवं जिले में हुआ था। तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में और आजमगढ़ जिले में। ठीक है, आजमगढ़ जिले में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई थी। तो गुरुकुल में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहां पे होगी, गुरुकुल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरिऔध या उनकी प्रारंभिक शिक्षा किनके सानिध्य में हो पाई थी। तो आप बोलोगे चाचा बस्त सिंह। इनके चाचा थे बस्त सिंह के निर्देशन में या सानिध्य में हुई थी। आप लोग बताइएगा कि यही कॉन्सेप्ट सही है या फिर मुझे ऑप्शन लगाने पड़ेंगे बोर्ड पे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहां दाखिला लिया या कहां पर दाखिल हुए थे। उच्च शिक्षा के लिए ये वाराणसी जाएंगे, वाराणसी जाएंगे। हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी जाएंगे। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर किस वर्ष कानूनगो के पद पर नियुक्ति भी पाई थी। तो ये हो जाएगा आपका 1889। 1889 में ये नियुक्ति पाएंगे कानूनगो के पद पर। ठीक है, उनका मन सबसे अधिक किसमें लगता था। प्रश्न संख्या 7 जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का मन सबसे ज्यादा किसमें लगता था। तो ये है आपका तीरंदाजी। तीरंदाजी, तीरंदाजी में इनका मन सबसे ज्यादा लगता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उन्होंने स्कूल और विश्वविद्यालयों में किस पद पर कार्य किए। तो कौन कौन से पद पर उन्होंने काम किए थे। तो उनका पद था प्रधानाध्यापक का। क्या था, प्रधानाध्यापक के पद पर उन्होंने काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इनकी मृत्यु कब हुई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की मृत्यु कब हुई थी। तो 1947, आप याद रखो 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनकी प्रमुख नाटक कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 में इनके प्रमुख नाटक की बात करेंगे और फिर के बाद में ये क्वेश्चन अभी इनके कई सारे नाटक उसमें दिए गए हैं, आपको ये क्वेश्चन बाद में करा दिया जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चन जो ऑप्शन के बेस में है पहले वो देख लीजिए कि हरिऔध जी ने किनके वचनावली का संपादन भी किया जो आज तक बनी हुई है। हरिऔध जी ने किनके वचनावली का संपादन भी किया जो आज तक बनी हुई है। क्वेश्चन संख्या 11 है। तो ये कबीर वचनावली, ये ध्यान रखना बहुत फेमस क्वेश्चन है। कबीर वचनावली ये अक्सर टीजीटी पीजीटी में एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो केवीएस हो चाहे वो यूपी टीजीटी हो। आप लोग देखेंगे या सीरियसली पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कबीर वचनावली बहुत ही फेमस हुई थी। फिर खड़ी बोली की काव्य भाषा के पद पर कौन से प्रतिष्ठित कवि महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का तो ये दीपाकर के नाम से आ जाएंगे, दीपाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे उसमें आ जाएगा कि किस शताब्दी के अंतिम दशक में साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास और लेखन की ओर आकर्षित हुए। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात करेंगे तो ये 19वीं शताब्दी में आएंगे, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपका आ जाएगा कि खड़ी बोली को भली भांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में क्या भरे थे। ये आप कभी परिचय पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने क्या भरा था। क्वेश्चन संख्या 14 में तो आप सीधे सीधे मार दोगे कि उन्होंने रंग भरे थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट यही एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। पलक पावड़े किसकी व्यापक मनोहारी रूप प्रकट हुआ है। अब एक कविता पलक पावड़े जब आप पढ़ोगे तो इसमें बताया जाएगा कि किसके व्यापक मनोहारी रूप का प्रकट हुआ है। क्वेश्चन संख्या 15 है और 15 का आंसर आपका आ जाएगा प्राकृत, प्राकृत। ठीक है, ये कविता ऐसे कुछ स्टार्ट होती है, क्यों ऐसा है, क्यों प्रकृति ने ऐसे फूल खिलाए हैं, क्यों सूर्य ऐसे लालिमा बिखेर रहा है, मतलब प्रकृति से रिलेटेड ये कविता है जिन्होंने प्राकृतिक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इस कविता में
प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि इस कविता में कौन सी भाव संश्लिष्ट रूप में व्यक्त हुए हैं। कौन से भाव संश्लिष्ट रूप में, तो आपको बताया गया जब प्रकृति से रिलेटेड है तो प्रकृति सौंदर्य भाव आ जाएंगे। प्रकृति सौंदर्य भाव, प्रकृति सौंदर्य भाव इसमें आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे कि हरिऔध किस युग के प्रमुख कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिऔध किस युग के कवि हैं। या अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं इसमें, छायावाद, छायावाद, फिर भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, या मैं आपसे बोलूंगा छायावादोत्तर, छायावादोत्तर। आप अगर ठीक से पढ़ रहे होंगे तो इसका आंसर बड़े आसानी से दे देंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि हरिऔध जी किस विधा के या किस युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि प्रिय प्रवाह हरिऔध जी का कौन सा काव्य है। तो प्रिय प्रवाह के बारे में आपको पता है, ये प्रबंध काव्य है। ये क्या है, प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपते, चुभते चौपदे, ये सारी किसके कृतियां हैं, अयोध्या मुखोपाध्याय हरिऔध जी की कृतियां हैं। ठीक है, फिर नंबर 19 देखते हैं कि कवि को क्या सुनकर उमंग की अनुभूति। इसमें आप कविता में पढ़ लोगे तो कोयल की आवाज आ जाएगा, कोयल की आवाज सुनकर, कोयल की आवाज। ठीक है, कोयल की आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 19, क्वेश्चन नंबर 20 जो आएगा उसमें है कि प्रकृति स्वर्ग की बराबरी कैसे करती है। प्रकृति स्वर्ग की बराबरी कैसे करती है, तो सौंदर्य में या सौंदर्य रंग में, सौंदर्य में स्वर्ग की बराबरी करती है, ये उन्होंने कहा है कविता में। फिर है सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई हैं। तो सुनहली चादरें कहाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ पे कविता में देखोगे तो धरती पर बिछी हुई हैं, प्रकृति की बात करेगा। सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई हैं। ठीक है, तो धरती पर, फिर उपवन में, उपवन में, ऐसे करके कई जगह पे ये आएगा कि सुनहली चादरें भरी हुई हैं। तो इसमें आप विकल्प देखने के बाद में ही आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोर की बेला में आसमान के पूर्वी भाग में क्या फैला है। भोर की बेला में क्या फैलेगा, तो लाली फैलेगी। क्या फैलेगा, लाली। भोर की बेला में लाली फैलती है, ये आप देख लोगे। किसकी आंखें राह देखती थक गई हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। तो कवि की आंखें राह देखते थक गई हैं, और आंसर क्या हो जाएगा, कवि की आंखें राह देखते हुए थक गई हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24 कि सूरज कैसे भरी थाली के लिए निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, तो सेला के जैसे। क्या कर दोगे, सेला के जैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि पलक पावड़े बिछाकर किसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, पलक पावड़े बिछाकर। मैं इसको ऑप्शन देता हूं आपको, धरती की, हरियाली की, सूर्य की, सूर्य की, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका जरा ये कविता पढ़ के आप आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में कि वो किसकी प्रतीक्षा, क्या ये था, ये था, ये था, या इनमें से कोई नहीं था। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो है कि सुबह में किसकी चहक सबसे मीठी लगती है। क्वेश्चन नंबर 26। तो भैया कविता के हिसाब से इसमें बोलोगे चिड़ियों की चहक सबसे मीठी लगती है, चिड़ियों की चहक सबसे मीठी लगती है। उसके बाद में आता है कविवर हरिऔध को किसकी प्रतीक्षा है। कविवर हरिऔध को किसकी प्रतीक्षा है, तो नई चेतना युक्त नव विहान की। इसमें कविता में आएगा नई चेतना युक्त नव विहान, नई चेतना युक्त नव विहान, नई चेतना युक्त नव विहान की प्रतीक्षा है। नेक्स्ट करेंगे तो इस कविता के अनुसार सुनहली चादरें कहां बिछ गई हैं, कहां बिछ गई हैं, तो झील, तालाब और नदी, ये सुनहली चादरें यहाँ पर बिछ चुकी हैं। पीछे भी क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा अगर आप वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलक पावड़े कविता में किसका मनोहारी रूप वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पलक पावड़े कविता में किसका मनोहारी रूप वर्णित है? तो भैया प्रकृति का है, या प्रकृति के व्यापक रूप का कुछ भी बोल दोगे, तो मेन आपका कीवर्ड जो है वो प्रकृति का हो जाएगा, प्रकृति। नेक्स्ट है कि पत्तों पर बिखरी ओस बूंदे कैसी लगती हैं? पत्तों पर बिखरी ओस बूंदे तो एक चमकीले मोती की तरह लगेंगे, चमकीले मोती की तरह, मोती की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेंगे, किस लिए ठाट बाट है ऐसा में किसके ठाट बाट की चर्चा हो रही है? किसके ठाट बाट की चर्चा हो रही है? तो भैया प्रकृति के ही हो रही है, ये आप बोल दोगे प्रकृति यहां पर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, कौन सी चाह आज आरती उतारने आई है? क्वेश्चन नंबर 32 में तो नव चेतन के नव भोर की चाह, नव चेतन के नव भोर की, नव चेतन के नव भोर की चाह जो है ये आरती उतारने आई है। ठीक है, नेक्स्ट है पलक पावड़े किस कवि की रचना है? तो अभी बताया गया था आपसे, हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, अब इनको क्या बोलते हैं? हरिऔध। अब इनकी कम से कम 10 कृतियों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये याद हो जाएगा। मुझे पता है आप नहीं करेंगे और आपको पता है कि आपको नहीं याद होगा, बहुत कड़वा है पर बहुत सच्ची बात है ये। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली कविता के प्रथम महाकवि कौन से हैं? खड़ी बोली कविता के प्रथम महाकवि क्वेश्चन नंबर 34 की बात करोगे तो यही हरिऔध जी हैं। इनको इस चैप्टर में ऐसा माना गया है कि खड़ी बोली कविता के प्रथम महाकवि के रूप में इन्होंने संज्ञा प्राप्त करी है। नेक्स्ट है कि पल्लक पावड़े कविता में किसका मनोहारी रूप प्रकट हुआ है? 35 में आप देखोगे तो अभी आपको पता चलेगा कि बार बार इन्होंने प्रकृति का ही जिक्र किया है, तो प्रकृति के ही मनोहारी दृश्य की चर्चा करी जाएगी। रोली भरी थाली का क्या आशय है? तो रोली भरी थाली मतलब रोली भरी थाली का आशय क्या है? तो आ जाएगा रक्तोब आकाश, रक्तोब आकाश। ये ऑप्शन में अगर होगा तो, अगर आप, और मैं कहता हूं ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार